हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था। और पिछले क्लास में हम लोग द एकमेंडेशन ऑफ बेल्जियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बेल्जियम जो है एक डिफरेंट पैथ फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसकी कंट्री में बेल्जियम में पीस मेंटेन रहता है, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहते हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है। वहीं पे हम लोग जब श्रीलंका में देखे थे तो श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर होते हैं, थाउजेंड्स पीपल मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने सब कुछ छोड़ करके किसी अदर कंट्रीज में एज रेफ्यूजीज जाके रह जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हमने देखा कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, जो शांति है वो खत्म हो रही है। लेकिन बेल्जियम इस समझदारी को दिखाते हुए वहां के लीडर्स ने एक डिफरेंट पैथ को फॉलो किया। वो कौन से पैथ थे, क्या किया, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेल्जियम जो है वो 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर चुका था। अच्छा, वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जो बेल्जियम ने फॉलो किया, ठीक है, जिसकी वजह से बेल्जियम को बेल्जियन मॉडल कहा गया यूरोपियन कंट्रीज में। चलिए देखिए, some of the elements of the Belgian model. First, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. अब वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू ही प्रेस्क्राइब है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो नंबर है वो एकदम इक्वल रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि कौन मेजॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी में है, जबकि आप देख रहे हैं कि होल कंट्री में मेजॉरिटी में डचेस थे और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग थे। लेकिन फिर भी वहां के लीडर्स समझदारी दिखाते हुए ये कहते हैं कि नहीं, जितने लीडर्स फ्रेंच स्पीकिंग के रहेंगे उतने ही लीडर्स डच स्पीकिंग के भी पावर में रहेंगे। अच्छा देखिए, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये तो पहला काम किया इन्होंने कि पावर को शेयर किया इक्वली। दूसरा काम क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर को स्टेट गवर्नमेंट के दो एरिया को दे दिया गया था। जैसे कि आप लोगों ने बेल्जियम में पढ़ा था कि फ्लेमिश रीजन है और वेलोनिया रीजन है, तो इन दोनों रीजनों के अलग अलग स्टेट को पावर प्रोवाइड किया गया, दिया गया। और तीसरा चीज ये कि जो स्टेट है वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीन नहीं रहेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कुछ भी करने के लिए, कोई भी लॉ जरूरत के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या है, फ्री है, वो कर सकती है। मतलब कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेशर नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये हमने देखा। तीसरा, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. अच्छा, ब्रुसेल की तो एक अलग ही कहानी है, जो कि क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है। वहां पे देखे थे हम लोग कि जब पूरी कंट्री में डचेस अधिक है, लेकिन ओनली ब्रुसेल की बात की जाए तो वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग अधिक थे। तो जो काम उन्होंने पूरे सेंटर में फॉलो किया, सेम वही ब्रुसेल में भी किया। ब्रुसेल को एक सेपरेट गवर्नमेंट बना रखा और वहां पे भी डच और फ्रेंच कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको भी इक्वल रखा गया। अच्छा, ये तीसरा काम, मतलब कि वहां के लीडर्स बहुत ही समझदारी दिखाते हुए एक ऐसा पैथ फॉलो किए हैं जिससे कंट्री एकदम पीसफुली रन हो रही है। देखिए, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. अच्छा, ये देखिए, अब वहां पे एक तीसरी गवर्नमेंट भी है। एक तो हमने देखा लोकल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका काम है भाई कि वो लैंग्वेज, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉ बनाने हैं, डिसीजन लेने हैं, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। और इसमें एक रूल और है, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग उसी लैंग्वेज की कम्युनिटी को वोट देंगे, उसी लैंग्वेज की कम्युनिटी के लोगों को इलेक्ट करेंगे। यानी कि जर्मन है तो जर्मन को वोट देगा, जर्मन लोगों को इलेक्ट करेगा। फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच स्पीकिंग को वोट करेगा, और डच स्पीकिंग है तो वो डच स्पीकिंग को चूज करेगा। मतलब कि ये यहाँ पे कंसेशन, ये एक प्रिविलेज प्रोवाइड है लोगों के लिए। तीसरा है, बेल्जियन मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट वॉज सक्सेसफुल अरेंजमेंट्स। बेल्जियम ने सच में जो वे फॉलो किया, वहां पे किसी को भी, रहने वाले किसी भी पर्सन को ये फील नहीं होगा कि वो एलिनेटेड है। उसको लगेगा कि नहीं, मेरा कंट्री है और मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है। उसको श्रीलंका वाली फीलिंग कभी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट,
हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग का वे है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो उसने कैपिटल को, पूरे सेंटर को डिवाइड किया, पावर शेयर किया, फिर क्या किया, स्टेट को शेयर किया, और फिर तीसरा ब्रुसेल में भी उसने शेयर किया, और फिर एक थर्ड टाइप गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ये भी थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना पेचीदा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी ये बहुत ही सक्सेसफुल वे रहा। इस वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम को बेल्जियन मॉडल कहती है। अच्छा, जब पूरी कंट्री, व्हेन any European countries came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्री अपने यूनियन बनाने के लिए आ रही थी तो ब्रुसेल को उसका हेडक्वार्टर चूज किया गया था, क्योंकि ब्रुसेल जो था एक सक्सेसफुल पैथ फॉलो किया और उसने जो पीस मेंटेन किया अपने कंट्री में, उससे बहुत सारे कंट्री जो थे वो इम्प्रेस हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने ब्रुसेल को चूज किया कि ब्रुसेल अच्छा इंस्ट्रक्शंस देगा। तो देख सकते हैं हम कि थोड़ी सी समझदारी दिखाने का क्या इम्पैक्ट है और थोड़ा सा बेवकूफी दिखाने का क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, why power sharing is desirable, and it is टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम में आपके आ सकता है 3 मार्क्स पे, ठीक है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? आप लोग पूरी कहानी देखिए, बेल्जियम की कहानी देखिए, श्रीलंका की कहानी देखिए, और अगर इससे भी ना समझ में आए तो अपने घर की कहानी देख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, या फिर अपने कंट्री के लेवल की चीजों को कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जहां पावर को शेयर किया गया वहां सोशल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो उसको सॉल्व कर लिए जाते हैं बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन जहां पे पावर को शेयर नहीं किया गया, मेजोरिटी ग्रुप जहां पे रूल करना चाहा, वहां की भी सिचुएशन आप देख ही सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका। तो अब देखिए, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between सोशल ग्रुप। मतलब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि ये सोशल ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इसको ये सॉल्व करने में क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, पॉसिबिलिटी इसकी होती है कि लोगों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी में अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अदर ग्रुप्स के बीच में ये लगता है कि किसी ग्रुप को ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है, और किसी को रिप्रेस किया जा रहा है, अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं तो ये वायलेंस का रूप ले सकते हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। मतलब कंट्री में शांति नहीं रहेगी कभी, ठीक है। श्रीलंका वाली वही हाल हो जाएगी। तो इस वजह से अगर पावर शेयरिंग करके हम रखते हैं, पावर को बांट के रखते हैं अलग अलग लोगों के हाथ में, तो वो अपने स्तर की सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इससे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है और हमारी कंट्री भी पीसफुली रन करता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वही चीजें हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट, देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन। ये तो फर्स्ट रीजन था, इसका सेकेंड डीपर रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। देखिए, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एज यू नो कि यहाँ ना तो डिक्टेटरशिप चल रहा है, ना ही मोनार्क चल रहा है, डेमोक्रेसी है ही भाई लोगों की। अब लोगों को ही नहीं इनेक्ट करके रखेंगे तो लोगों पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ना है। कहने का मतलब कि डेमोक्रेसी की आत्मा है, स्पिरिट है पावर शेयरिंग। इसके बिना डेमोक्रेसी की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। मतलब एक डेमोक्रेटिक रूल में वो सारे लोगों को रखा जाता है, वो सारे लोगों को जोड़ के रखना होता है सिस्टम से, जिनका इम्पैक्ट डिसीजन किसी भी लॉ का पड़ने वाला है होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोगों के पास ये राइट है डेमोक्रेसी में कि वो कैसे गवर्न किए जा रहे हैं, कौन रूल है, कौन मतलब रूल कर रहा है, सारी चीजों के बारे में उनको बकायदा पूरी जानकारी हो। नेक्स्ट, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। और legitimate government वही है जो अपने लोगों को alienated ना फील कराए, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसमें हेल्प करे और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन को पूरा करे। नेक्स्ट, लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड रीजन मोरल।
वी कैन से दैट फर्स्ट रीजन जो हम लोगों ने बताया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, तो पहला रीजन हम लोगों ने दिया क्योंकि ये सोशल ग्रुप के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको सॉल्व करता है, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है और कंट्री में पीस मेंटेन रहता है। तो ये तो हमारा यूजफुल हो गया, मतलब एक हमको प्रॉफिट देने वाला तरीका हो गया। तो इसको कहेंगे हम प्रूडेंशियल रीजन। क्वेश्चन आता है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या है। तो प्रूडेंशियल रीजन रीजन भाई डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है, जिससे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन रहता है। और दूसरा मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन है कि भाई डेमोक्रेसी है, लोगों की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इससे सिस्टम से कनेक्ट करके रखेंगे। ये मोरल है, मतलब किसी को एलिनेटेड फील ना हो अपनी कंट्री में। नेक्स्ट, while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable। ये आप आंसर लिख सकते हैं, प्रूडेंशियल रीजन पूछे तो भी और मोरल रीजन पूछे तो भी। नेक्स्ट, आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स है, क्या इसके रूप होते हैं, कैसे कैसे हम पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।